हेलो एवरीवन। सो अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लोकेशन ऑफ रूट के केस 7 तक डिस्कस कर लिया था। नाउ लास्ट दो केस बाकी हैं, सो उनको डिस्कस करते हैं। स्टार्टिंग विद नेक्स्ट केस व्हिच इज केस नंबर 8। यहाँ पे कंडीशन है व्हेन बोथ रूट्स लाइज बिटवीन k1 एंड k2। केस 7 में क्या था? केस 7 में कंडीशन था एग्जैक्टली वन रूट लाइन बिटवीन k1 एंड k2। अब ये हो गया कि दोनों ही रूट k1 से k2 के बीच में लाई करना चाहिए। सबसे पहले मैं ऑब्जर्व करता हूँ क्या क्या पॉसिबिलिटी है ग्राफिकली। लाइक द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज कि जो अपने पास ग्राफ है वो कुछ ऐसा दिखे। इसका मतलब इसने एक्स एक्सिस को दो बार कट किया है, तो इसके दो रियल रूट्स हैं, एक यहाँ पे अल्फा एंड एक बीटा। नाउ एज पर दी कंडीशन रूट्स k1 k2 के बीच में होने चाहिए, तो यहाँ पे कहीं हो जाएगा मेरे पास लेट अस से k1 और यहाँ पे कहीं हो जाएगा k2। आपको ऑब्जर्व हो रहा होगा कि जो दोनों रूट्स है वो कहाँ पे हैं? k1 k2 के बीच में है अपने पास। ये पॉइंट को हम क्या लिखेंगे? दिस शुड बी k1 f ऑफ k1 एंड दिस शुड बी k2 f ऑफ k2। ये तो हुई एक पॉसिबिलिटी। नाउ द नेक्स्ट पॉसिबिलिटी वो कुछ इस तरीके से कि सिमिलर ग्राफ, बट अब ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच कर जाएगा। ठीक है, अब अगर ये ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा अपने पास, तो हम लोग कंडीशन क्या बोलेंगे? इस केस में डेल्टा क्या हो गया? इक्वल टू 0 चलेगा। डेल्टा से हमको फर्क भी नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे लिए कंडीशन ये थी कि दोनों रूट k1 से k2 के बीच में होने चाहिए। अगर इक्वल भी हो गए तब भी तो बीच में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो लेट अस से यहाँ पे k1 लिया, यहाँ पे k2 एज्यूम किया। अंडर दिस कंडीशन ये अगर k1 है तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा? k1 f ऑफ k1 एंड दिस पॉइंट शुड बी k2 f ऑफ k2। नाउ ये तो हुई दो कंडीशन जहां पे हमने a पॉजिटिव लिया था, और दो केस पॉसिबल हैं जहां पे a नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, लाइक दिस केस। ठीक है, अब यहाँ पे a नेगेटिव है, सो मुझे दिख रहा है कि इस केस में यहाँ पे है अल्फा, दिस इज बीटा, k1 इसके पहले कहीं होगा। लेट अस से यहाँ पे k1 लिया विद दिस पॉइंट एज k1 f ऑफ k1 एंड k2 इसके बाद होगा यहाँ पे कहीं xk2 with this point as k2 f of k2। सिमिलर टू दिस केस यहाँ भी एक केस बनेगा नेगेटिव a के साथ जो x एक्सिस को टच कर जाएगा। सो आई कैन से वो जो केस होगा वो कुछ इस तरीके से दिख सकता है अपने को। x एक्सिस को टच करता हुआ नीचे हो गया डाउनवर्ड्स। सो अगेन यहाँ पे अल्फा बीटा इक्वल हो गए। लेट अस से यहाँ पे k1 था एंड यहाँ पे कहीं k2 था। सो एज पर दी कंडीशन ये पॉइंट क्या आ गया? k1 f ऑफ k1 एंड दिस पॉइंट शुड बी k2 f ऑफ k2। अगर टेक्निकली मैं ऑब्जर्व करूंगा तो यही चार केस पॉसिबल हैं जहां पे डेल्टा अपने पास ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 दोनों हो सकता है, और a का साइन पॉजिटिव इसके दो केस, a का साइन नेगेटिव इसके दो केसेस। ठीक है, नाउ ये सब तो हमको सिर्फ समझने के लिए था। The most important part is कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कंडीशंस क्या बनेगी जो अब तक हम लोग बनाते आए थे। सो कंडीशंस पर हम लोग किस किस चीज पे कमेंट करते थे? सबसे पहले कमेंट करते थे सम ऑफ रूट्स पे। ठीक है, अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, कोई भी केस देख लो, क्या मैं बोलूं, जहां भी आपको अल्फा दिख रहा होगा वो सभी अल्फा k1 से बड़ा है। यहाँ ऑब्जर्व करो, k1 के राइट में अल्फा है, k1 के राइट में अल्फा, k1 के राइट में अल्फा एंड k1 के राइट में अल्फा। जब आप एक्स एक्सिस पे ऑब्जर्व करते हो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट तो नंबर इंक्रीज होता है, मतलब अल्फा हमेशा k1 से बड़ा है और बीटा भी k1 से बड़ा है। तो अगर अल्फा भी k1 से बड़ा, बीटा भी k1 से बड़ा, तो दोनों का सम बोलूं ट्वाइस k1 से बड़ा होना चाहिए। सो यहां से मुझे एक कंडीशन मिलेगा, मेरा फर्स्ट कंडीशन, कि अल्फा प्लस बीटा जो है वो हमेशा ट्वाइस k1 से बड़ा होगा। ओके, एट द सेम टाइम एक चीज और ऑब्जर्व होगा कि अल्फा k2 से छोटा भी है। ठीक है, सेम बीटा भी k2 से छोटा है फॉर ऑल दीज केसेस। ठीक है, अगर अल्फा k2 से छोटा है, बीटा इज ऑल्सो लेसर देन k2, जब मैं दोनों को ऐड कर दूंगा तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा? लेसर देन ट्वाइस k2। तो इसी में मैं एक कंडीशन और भी लिख सकता हूं, दिस शुड ऑल्सो बी लेस देन ट्वाइस k2। सो इस कंडीशन को ध्यान रखो। यहाँ बेसिकली क्या हुआ पता है? यहाँ पे अपना एक केस मर्ज हुआ है जहां पे हमने कंडीशन, या दो केस मर्ज हो गए हैं बेसिकली, जहां पे हमने ऐसी कंडीशन देखी थी कि रूट्स k1 से बड़े या फिर रूट्स k1 से छोटे। जब रूट्स k1 से बड़े तो हमने क्या बोला था? सम ऑफ रूट्स ट्वाइस k1 से बड़ा होना चाहिए।
और जब रूट्स K2 से छोटे थे तो तब सम ऑफ रूट्स ट्वाइस K2 से छोटा होना चाहिए। मैंने दोनों केसेस को मर्ज कर दिया, ठीक है। नाउ दिस वाज रिगार्डिंग सम ऑफ रूट्स। क्या प्रोडक्ट ऑफ रूट पे कुछ कमेंट कर सकते हैं? तो जब भी K1 K2 के केस आए थे, प्रोडक्ट को लेके हम हमेशा कंफ्यूज थे। भले कोई सा भी केस देख लो इसके पहले के 7 केसेस में से, हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट पे सिर्फ वहां कमेंट किया जहां पे हमको अल्फा बीटा का साइन पता था, पॉजिटिव और नेगेटिव। बाकी किसी केस में हम कमेंट नहीं कर सकते। सेम इज द केस विद दिस वन कि यहाँ भी हम लोग डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पे कमेंट नहीं कर सकते। नाउ सम ऑफ रूट्स हो गया, प्रोडक्ट ऑफ रूट हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या ऑब्जर्व करते थे? डेल्टा। डेल्टा को लेकर तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली कंडीशन दिख रही है। इस केस में डेल्टा क्या हो गया? ग्रेटर देन 0 बिकॉज दो रूट है। इस केस में इक्वल टू 0 बिकॉज टच कर रहा है सॉरी। इस केस में अगेन ग्रेटर देन 0, इस केस में इक्वल टू 0। सो डेल्टा को लेकर द कंडीशन शुड बी कि डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और इक्वल टू 0 भी हो सकता है, दोनों केस पॉसिबल। नाउ ये दो कंडीशन नॉर्मली हो गई। हमने सीखा है इसके पुराने केसेस से कि जब अपन ये K1 K2 लिखते हैं तो इनको भी लेके कुछ कंडीशंस बनती है ना, उस कंडीशन को डिस्कस कर लेते हैं। चारों ग्राफ को ऑब्जर्व करना, मैं कुछ वैल्यूज को या कुछ वैल्यूज पे कमेंट करूंगा। फॉर दिस केस यहाँ पे मैं बोलूंगा f ऑफ K1 पॉजिटिव है, f ऑफ K2 पॉजिटिव है और a भी पॉजिटिव है बिकॉज पैराबोला अपवर्ड है। फॉर दिस केस यहाँ भी दोनों सेम साइन चलेंगे। f ऑफ K1 यहाँ भी पॉजिटिव है, f ऑफ K2 यहाँ भी पॉजिटिव है, a यहाँ भी पॉजिटिव है। रिकॉल कर लेते हैं f ऑफ K1 f ऑफ K2 का साइन कैसे ऑब्जर्व करते थे? f ऑफ K1 क्या डिनोट कर रहा है? y कोऑर्डिनेट, और x एक्सिस के ऊपर हमेशा y कोऑर्डिनेट क्या होता है? पॉजिटिव, तो इन दोनों के y पॉजिटिव। नाउ फॉर दीस टू केसेस मैं बोलूंगा इन दोनों ही केस में f ऑफ K1 नेगेटिव है, f ऑफ K2 भी नेगेटिव है और इनका a भी नेगेटिव है। क्लियर है? a नेगेटिव क्यों? बिकॉज पैराबोला क्या था? डाउनवर्ड। नेक्स्ट इज f ऑफ K1 f ऑफ K2 दोनों ही कहाँ है? बिलो एक्स एक्सिस। अगर दोनों बिलो एक्स एक्सिस है तो अपने पास क्या हो जाएगी कंडीशन में? दोनों हो गए नेगेटिव। तो यहां से मुझे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और मिलेगा जो मुझे इन केसेस में यूज करना पड़ेगा। दैट इज, आप ऑब्जर्व करो हमेशा a इंटू एफ ऑफ के का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा। भले आप ये केस देखो या फिर ये देखो, दोनों ही केस में कंडीशन ट्रू है। तो a इंटू एफ ऑफ K1 पॉजिटिव एंड a इंटू एफ ऑफ K2 इज ऑल्सो पॉजिटिव। तो इन कंडीशंस को मुझे साथ में और यूज करना पड़ेगा। एक्चुअली हुआ क्या, हमने इस केस को दो पार्ट में ब्रेक करके पहले पढ़ रखे हैं कि रूट्स K1 से बड़े हो तब क्या, तब हमने इनमें से एक कंडीशन को यूज किया था। जब रूट्स K2 से बड़े हो या K2 से छोटे हो तब क्या, तब इनमें से दूसरी कंडीशन को यूज किया था। तो उन दोनों केसेस को इसमें मर्ज कर दिया है। सो यहाँ से अपने को मिलती है एक फाइनल कंडीशन जो इन केसेस को सेटिस्फाई करेगी जहां पे दोनों रूट किसी फिक्स नंबर के बीच में लाई करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ जो आपको नंबर्स देंगे उसमें ओपन ब्रैकेट होता है। लाइक जो भी केस देगा कि -3 से लेकर +4 तक लाई कर रहा है, दोनों केस में क्या आएगा अपने पास? ओपन ब्रैकेट। नाउ इसी केस को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जो डायरेक्टली इस केस को एक्सप्लेन करेगा। ओके, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ m द रूट्स ऑफ इक्वेशन x² प्लस ट्वाइस ऑफ m - 3 टाइम्स x प्लस 9 इक्वल टू 0 lies in the interval -6 to 1 given that the roots are distinct। कहने की क्वेश्चन इस केस का है, कैसे पता चला? कंडीशन क्या बोली थी कि रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन लाइज इन दिस इंटरवल, मतलब रूट जो है वो इन दो नंबर्स के बीच में लाई करेंगे। सबसे पहले मैं लिखता हूँ कंडीशन, बिकॉज कंडीशन पता होगा तभी हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर पाएंगे। हमने जस्ट अब देखा कि ऐसे सब केसेस के लिए 3 कंडीशन होती है। कंडीशन कुछ इस तरीके से है अपने पास कि जो सम ऑफ रूट्स है वो इसके डबल से छोटा होता है, मतलब that should be less than twice K2 and that should be greater than twice K1। कंफ्यूज नहीं होना, मैंने वहां पे कुछ और लिखा था, यहाँ पे twice K1 था और यहाँ पे twice K2 था, पर साइन भी उल्टे थे तो मैंने उसको अरेंज कर दिया बस खाली। दिस वाज फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन थी डेल्टा के ऊपर। डेल्टा को हमने क्या लिखा था? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। बट इस केस में लास्ट टाइम का इंपॉर्टेंस है, गिवन दैट रूट्स आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब इक्वल टू 0 की कंडीशन नहीं आ सकती। तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना था कि क्वेश्चन में पूरा केस नहीं दिया था, केस के अंदर भी स्पेसिफिकेशन थे, तो हमने उसके अकॉर्डिंग कंडीशंस को बदल दिया। नाउ डेल्टा इज ग्रेटर देन 0। थर्ड कंडीशन था a इंटू एफ ऑफ K1 ये होना चाहिए पॉजिटिव, एट द सेम टाइम a इंटू एफ ऑफ K2 ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। नाउ मुझे इन तीनों केसेस को सॉल्व करके फाइनल जो आंसर होगा तीनों केसेस का, उनका आपस में इंटरसेक्शन देखना है कि कौन से वैल्यूज हैं
जहां पे तीनों केस साइमल्टेनियस चलेंगे। अब इन सबको सॉल्व करने के लिए पहले मुझे तीन वैल्यू पे कमेंट कर देना चाहिए, k1 क्या है, k2 क्या है और f ऑफ x क्या है। ठीक है, स्टार्टिंग विद f ऑफ x अपना क्या होता था, जो भी इक्वेशन दिया है जीरो हटा के, तो ये पूरा हो गया अपना f ऑफ x विच इज x स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ m माइनस 3 टाइम्स x प्लस 9। बताया था f ऑफ x में इक्वल टू जीरो नहीं लगाते। नेक्स्ट इज k1, जो रूट होते हैं वो हमेशा k1 से k2 तक लाई करते हैं, तो k1 हो गया -6 और k2 कितना हो जाएगा अपने पास 1, -6 से लेके 1 तक। नाउ अब पूरा कंडीशन बन चुका है, स्टेप बाय स्टेप हर एक केस को सॉल्व करेंगे। पहले फर्स्ट केस को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट केस का मतलब था सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा। इस इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स क्या आएगा, सम ऑफ रूट्स इज माइनस ऑफ b अपॉन a, सो इसको मैं लिखूंगा माइनस ऑफ ट्वाइस m माइनस 3 अपॉन a, तो 1 हो गया। ये जो वैल्यू है ये ट्वाइस k2 से छोटी होनी चाहिए, k2 इज 1 मतलब ये 2 से छोटी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम यही वैल्यू ट्वाइस k1 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब -12 से बड़ा होना चाहिए। अब सबसे पहली चीज यहाँ दिस 2 को रिमूव करना है, नॉट इवन 2, बोलूंगा -2 को रिमूव करते हैं। सो थ्रू आउट -2 से डिवाइड करते हैं। हमने पढ़ा है इन इक्वेशन के अंदर कि जब हम किसी नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, साइन रिवर्स हो जाता है। जब नेगेटिव क्वांटिटी से डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, दिस शुड बी ग्रेटर देन, यहाँ पे आ गया m माइनस 3, साइन रिवर्स किया -2 हट गया, दिस शुड बी ग्रेटर देन -1। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज सब में 3 का एडिशन कर दे। क्यों कर रहे हैं ऐसा, बिकॉज हमको बीच में खाली m चाहिए। अगर मैं सब में 3 ऐड करूंगा तो फाइनली यहाँ पे कैसा लिखेगा 9 ग्रेटर देन m ग्रेटर देन 3 माइनस 1, मतलब ये हो गया 2। तो यहाँ से मुझे m का एक वैल्यू मिला। दिस कंक्लूड्स टू कि m का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आना चाहिए, 2 से लेके 9 तक। ये हुआ अपना एक आंसर, ठीक है, विच वॉज द आंसर ऑफ फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस क्या था अपने पास, डेल्टा ग्रेटर देन 0। अब डेल्टा का मतलब क्या हो गया, वही बी स्क्वायर माइनस 4ac, सो बी स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स ऑफ m माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 इंटू 9 दिस बिकम्स 36। a तो 1 था अपने पास, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, 4 दोनों में से कॉमन लेके हटा देंगे, पॉजिटिव है तो साइन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा। अभी कैसा दिखेगा, m माइनस 3 का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9, और यहाँ बचेगा -9 बिकॉज हम 4 कॉमन लेके कैंसिल आउट कर चुके हैं। 9 से 9 भी कैंसिल, तो m स्क्वायर माइनस 6m, इसको हम क्या लिखते थे m इंटू m माइनस 6 ग्रेटर देन 0। नाउ इसके बाद क्या था, क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे 0 एंड 6, 0 फॉर दिस एंड 6 फॉर दिस। नंबर लाइन को हमने प्लॉट किया, सो 0 इधर 6 इधर, प्लस माइनस प्लस। नाउ एज पर द लॉजिक हमको क्या चाहिए था, पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है, 0 के पहले या फिर 6 के बाद में, तो इस पार्ट से m का वैल्यू क्या आएगा, माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 तक, यूनियन 6 टू इन्फिनिटी। सारे ब्रैकेट्स ओपन रहेंगे बिकॉज कहीं भी इक्वल टू 0 अलाउड नहीं। ठीक है, ये हुआ अपना सेकंड केस का आंसर विच इज डेल्टा ग्रेटर देन 0। कमिंग ऑन टू थर्ड केस। थर्ड केस में अपने पास 2 कंडीशन थी, दोनों को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। पहली कंडीशन थी a इंटू एफ ऑफ k1। a अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, इस इक्वेशन के हिसाब से a मतलब क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो a को छोड़ देते हैं। सीधा कंडीशन बनेगा f ऑफ k1 मतलब f ऑफ माइनस 6 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। दूसरा कंडीशन दिखेगा f ऑफ 1, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। नाउ f ऑफ x अगर ये वैल्यू है तो f ऑफ माइनस 6 क्या होगा, तो कुछ नहीं, x की प्लेस पे -6 पुट कर देते हैं। क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर मतलब 36 प्लस 2 इंटू एक्स लिखा था। x कितना पुट करने वाले हैं हम लोग, -6, तो -6 इंटू 2 मतलब -12 हो जाएगा। तो -12 टाइम्स m माइनस 3 एंड प्लस 9, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ बचेगा अपने पास 36 माइनस 12m प्लस 36 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। 36 प्लस 36 ये हो गया 72, 72 प्लस 9 81, मतलब कंडीशन आ रही है 81 ग्रेटर देन 12m, और आई कैन से m इज लेस देन 81 अपॉन 12। 81 अपॉन 12 इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं बेसिकली 3 से। सो क्या आ जाएगा अपने पास, m शुड बी लेस देन
27/4, ये आएगा इस केस का आंसर। फॉर द नेक्स्ट केस एफ ऑफ 1 दिया हुआ था अपने को कि एफ ऑफ 1 जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब एक्स की प्लेस पे क्या पुट करेंगे 1, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस ये भी हो जाएगा 1, तो ट्वाइस ऑफ m-3 प्लस 9, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1 प्लस 2m-6 प्लस 9 ग्रेटर देन 0। ये हो गया अपने पास 1 प्लस 9 10, 10 minus 6 4, so 4 plus 2m greater than 0, that means m should be greater than -2। ये होगा अपना लास्ट केस का आंसर। नाउ अब चार जो आंसर्स लिखे हैं चारों को ऑब्जर्व करो, क्योंकि हमको फाइनली इन चार आंसर्स में इंटरसेक्शन देखना है कि इन चारों आंसर्स में कॉमन क्या है, वो अपना फाइनल आंसर रहेगा। अब उसके लिए भी लॉजिक है, डायरेक्टली चेक कैसे करते हैं वो समझना। पहले मैं इन दोनों केसेस को ऑब्जर्व करता हूँ, ठीक है। क्यों, उसका रीजन है, यहाँ पे नेगेटिव पार्ट लिखा हुआ है पर यहाँ पे कुछ भी नेगेटिव नहीं है, तो कॉमन देखना और आसान हो जाएगा कि इसका नेगेटिव पार्ट तो कॉमन आने से रहा। पॉजिटिव अगर मैं ऑब्जर्व करूं, ये बोल रहा है 2 से लेके 9 तक, ठीक है, स्टार्ट 2 से होगा एंड 9 पे होगा। ये बोल रहा है पॉजिटिव में 6 से बड़ा कोई भी, ठीक है। सो 2 से लेके 9 और 6 से बड़ा कुछ भी, तो क्या 6 से 9 कॉमन मिलेगा? तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जब मैं ऑब्जर्व करूंगा तो मुझे दिखेगा कि m का जो वैल्यू रहेगा वो रहेगा 6 to 9, ठीक है। अच्छा, इसी केस को सॉल्व करने के लिए हम नंबर लाइन भी यूज कर सकते हैं। सो एक आपको वो टेक्निक भी बता देते हैं कि नंबर लाइन को कैसे यूज करना है। ये मैंने एक रैंडम नंबर लाइन बनाया है, पहले फर्स्ट आंसर को प्लॉट करेंगे 2 से लेके 9। सो लेट अस से अपने पास यहाँ पे कहीं 2 है और यहाँ पे 9, 2 से लेके 9 मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 2 और 9 दोनों पे मैंने क्या बनाया है, हॉलो, बिकॉज दोनों वैल्यूज काउंटेड नहीं है। नेक्स्ट इज -∞ to 0, मतलब 2 यहाँ पे है तो 0 इसके पहले कहीं रहेगा। नेक्स्ट लाइन यहाँ से स्टार्ट किया -∞ to 0 और उसके बाद 6 से लेके इंफिनिटी, यहाँ पे 0 है, 6 समवेयर इन बिटवीन 2 and 9, 6 से लेके इंफिनिटी। ये हो गया नेक्स्ट पार्ट। थर्ड केस, लेस देन 27/4। नाउ थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन देखना, 27/4 की जगह अगर 28/4 लिखा होता तो आप क्या बोल देते? 7, मतलब इतना कंफर्म कि ये वैल्यू 6 से बड़ा है, ठीक है, 6 से बड़ा है। लेट अस से यहाँ पे कहीं आएगा अपने पास, जिसको मैं बोल देता हूँ 27/4। सो 27/4 से छोटा वैल्यू कोई भी, हाँ, लेस देन 27/4, तो इस टाइप से कुछ दिखेगा मुझे नंबर लाइन। 27/4 से छोटा वैल्यू कोई भी वर्क करेगा। एंड फॉर द लास्ट केस m ग्रेटर देन -2, 0 यहाँ पे है तो -2 इसके लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा, मतलब -2 से बड़ा कुछ भी, ठीक है। अब हमको वो रीजन देखना है जहां पे चारों लाइन साथ में दिख रही है, ठीक है। ऑब्जर्व करो, हमेशा यहाँ से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करो। यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो 2 ही साथ में आई है, यहाँ तक कुछ नहीं। यहाँ पे आते आते 3 लाइन साथ में आई है, फिर यहाँ पे आओगे तो अगेन 3 ही लाइन चल रही है। आपको इस 6 पे दिखेगा कि चारों लाइन साथ में आ गई है, ठीक है। कहाँ पे? स्टार्टिंग विद दिस 6 और कहाँ तक चलेगा? अप टू 27/4। इसके बाद कभी 4 लाइन साथ में नहीं दिखेंगे आपको, आप पूरे नंबर लाइन को ऑब्जर्व कर सकते हो। दिस इज द ओनली रीजन जहां पे चारों लाइन्स आपको साथ में दिख रही हैं। मतलब जो अपना फाइनली इस क्वेश्चन के लिए m का वैल्यू रहेगा, जो आंसर रहेगा वो क्या होगा? m बिलोंग्स टू 6 से लेके 27/4। ये होगा अपना फाइनल आंसर m का, such that this equation will have distinct roots lying between -6 and 1। अगेन कॉम्प्लिकेट नहीं था एक्चुअली, केस 8 में 2 केसेस मर्ज हो गए, इसमें लेंथी लगता है बट अगेन अप्रोच तो अपना सिंपल था। अप्रोच हमको एज इट इज यूज करना है। कंडीशन में इम्प्रोवाइज कैसे किया वो ध्यान रखना, दैट प्योरली डिपेंड्स अपॉन दी क्वेश्चन। हम अपने आप से नहीं कर सकते, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट अगर होगा तो हमने इम्प्रोवाइज कर दिया, अदरवाइज हम डायरेक्टली भी यूज करते कंडीशन को, उससे आंसर पे इंपैक्ट भी होता। अगर यहाँ पे आप इक्वल टू लगाओगे तो एक्जैक्टली सेम आंसर नहीं मिलेगा, कहीं पे क्लोज ब्रैकेट भी आ सकता है। Okay, so moving on to our last case, that is case number 9. Now case 9 की जो कंडीशन है वो कुछ इस तरीके से है अपने पास। For this case, one root is less than k1 and other root is
greater than K2, greater than K2, obviously under the condition कि K1 K2 में जो है वो K2 बड़ा, K1 is less than K2। अगर मैं इसी को एक और लैंग्वेज में लिखूं आपको समझाने के लिए तो बेटर समझेगा, इसका मतलब ये हुआ कि एक रूट K1 से छोटा है, मतलब जो अल्फा है वो K1 से छोटा होगा बिकॉज जो स्मॉलर रूट है उसी पे कमेंट कर सकते हैं, एंड एक रूट K2 से बड़ा है तो जो बीटा है वो अपने पास K2 से बड़ा हो जाएगा। नाउ इसी चीज को ग्राफिकली समझते हैं कि इस पार्ट में अपने पास अगर मैं ऑब्जर्व करने जाऊं तो कितने केस पॉसिबल हैं और कैसे इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। सबसे पहले एक चीज कंफर्म, इस पार्ट के अंदर आई कैन टेक डेल्टा इक्वल टू 0। क्यों? अगर आपका डेल्टा इक्वल टू 0 होता है तो इसका मतलब क्या होता था, अल्फा और बीटा दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल। बट अगर अल्फा और बीटा इक्वल हो गए तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। मतलब इस केस को एग्जिस्ट करने के लिए एक चीज तो फॉर श्योर है कि अल्फा बीटा दो डिफरेंट वैल्यू होना चाहिए। सो उसी चीज को लेकर हम क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। सपोज करो दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, A positive, this is alpha and this is beta. Now as per the question या as per the case हमको बोला है कि अल्फा जो है वो K1 से छोटा होना चाहिए, मतलब K1 अल्फा के राइट में लाई करना चाहिए, यहाँ पे K1 होगा। If this is K1 तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, K1, f of K1। Now the next point, बीटा शुड बी ग्रेटर देन K2, मतलब जो K2 है वो बीटा के पहले लाई करना चाहिए। एट द सेम टाइम K2 जो है वो K1 के बाद भी लाई करना चाहिए, मतलब K2 जो है वो K1 के आगे और बीटा के पहले, तो यहाँ पे कहीं होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है। तो अब इस पॉइंट को हम क्या बोल देंगे, K2, f of K2। अगर ऑब्जर्व करोगे तो हमने जो भी लास्ट केस किया ना, ये उसका रिवर्स है। लास्ट केस में क्या हुआ था कि दोनों रूट K1 K2 के बीच में आए थे, अब K1 K2 रूट्स के बीच में आ गए बेसिकली। सो ये अपना एक केस, एक पॉसिबिलिटी हुई इसके लिए। सेकेंड पॉसिबिलिटी यही चीज बट विथ नेगेटिव वैल्यू ऑफ ए। नाउ अब मेरे पास क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा जो है वो रूट्स तो है मेरे पास, दोनों डिस्टिंक्ट है। सो दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा। अब जो K1 होगा वो क्योंकि अल्फा से बड़ा है तो यहाँ पे K1, एंड बीटा जो है वो K2 से, या K2 जो है वो बीटा से छोटा है, इसलिए बीटा के पहले K2। नाउ K1 की करस्पॉन्डिंग जो पॉइंट है इस पे भी कमेंट कर देते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, K1, f of K1, एंड दिस पॉइंट शुड बी K2, f of K2। ठीक है। नाउ फॉर दिस केस, अब मैंने आपको स्टार्टिंग में जो बताया उस केस को समझना कि यहाँ पे डेल्टा इक्वल टू 0 क्यों नहीं हो सकता। अगर आपने इसका ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करा दिया तो अल्फा बीटा सेम हो जाएंगे। हमने दोनों केसेस में क्या ऑब्जर्व किया कि जो K1 K2 है वो अल्फा बीटा के बीच में आने चाहिए, पर अगर अल्फा बीटा ही सेम हो गए तो बीच में आ ही नहीं पाएंगे वो बेसिकली। इसीलिए यहाँ पे दो ही कंडीशन पॉसिबल है कि इसका जो अपने पास डेल्टा है वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। नाउ अब कंडीशंस पे आते हैं। ठीक है, वो कंडीशन जो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। सो सबसे पहले तो हम कमेंट करते हैं सम ऑफ रूट्स पे। ठीक है, सम ऑफ रूट्स पे क्या कमेंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अल्फा जो है वो K1 से छोटा है, बीटा जो है वो K1 से बड़ा है, तो मैं सम पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता बिकॉज वो K1 की पोजीशन पे डिपेंड करता है। मतलब बेसिकली जो K1 था वो अल्फा बीटा के बीच में है, इसलिए हम सम पे कुछ कमेंट नहीं कर पाएंगे। विद रिस्पेक्ट टू K1 बोलो या विद रिस्पेक्ट टू K2, दोनों केस में कोई कमेंट नहीं कर सकते। सेकेंड, प्रोडक्ट ऑफ रूट, वो तो हमने पहले डिस्कस किया था कि जब कोई अननोन नंबर K1 K2 आ जाएगा तो प्रोडक्ट पे हम कमेंट नहीं कर पाएंगे। द रीजन बीइंग कि हमको नहीं पता कि K1 K2 पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसका वैल्यू का मैग्नीट्यूड क्या है, एंड ऑल सच केसेस। तो सम ऑफ रूट्स भी नहीं, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी नहीं। डेल्टा डेफिनेटली वी कैन कमेंट, हमने डिस्कस भी कर लिया है। इस केस के लिए डेल्टा क्या होना चाहिए, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, बिकॉज तभी आपका अल्फा बीटा एग्जिस्ट करेगा। अपार्ट फ्रॉम डेल्टा देयर इज वन मोर थिंग, अब इसको समझना। अब इस केस के लिए हम लोग क्या करते हैं, f of K1, f of K2 और a इस पे कमेंट करते हैं। आई कैन से f of K1 इज नेगेटिव फॉर दिस केस एज वेल एज f of K2 इज ऑल्सो नेगेटिव एंड a दिख रहा है मुझे पॉजिटिव। स्टेप बाय स्टेप डिस्कस कर लेते हैं। a पॉजिटिव क्यों, बिकॉज पैराबोला इज अपवर्ड। f of K1 is negative, the reason being below the x-axis f of K2 is also negative, the same reason. So यहाँ पे f of K1 f of K2 नेगेटिव था बट a क्या था, पॉजिटिव।
मूविंग ऑन टू दिस केस, इसमें जो a है वो क्या हो गया, नेगेटिव बिकॉज ऑफ डाउनवर्ड पैराबोला, बट एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 दोनों ही कहाँ आ गए हैं, अबव एक्स एक्सिस, तो दोनों क्या हो जाएंगे अपने पास पॉजिटिव, तो एफ ऑफ k1 भी पॉजिटिव, एफ ऑफ k2 भी पॉजिटिव। अब हमने इस टाइप का एक केस पहले भी डिस्कस किया था, व्हेन k लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, एक्चुअली वही है, सिर्फ k की जगह पे k1 k2 आ गया, सो वहां जो कंडीशन दी थी वही कंडीशन यहाँ भी चलेगी। आई शुड से यहाँ पे जो केस सेकंड चलेगा दैट शुड बी a into f of k1 that should be less than 0 as well as a into f of k2 that should also be less than 0. The reason being, अगर a और f of k1 दोनों को ऑब्जर्व करोगे दोनों का साइन रिवर्स रहेगा, अगर a नेगेटिव है तो f of k1 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इफ a इज पॉजिटिव तो f of k1 क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पे हमेशा क्या बनेगा नेगेटिव वैल्यू, दैट मीन्स a into f of k1 is negative as well as a into f of k2 is negative. बट थोड़ा सा ट्विस्ट है, याद करो इसका जो केस हमने देखा था जहां पे k लाइज बिटवीन द रूट, वहां भी मैंने कंडीशन तो 2 लिखी थी, पर फाइनली आपने देखा होगा कि मैंने कमेंट किया था कि इस कंडीशन पे डिपेंडेंसी नहीं है, ठीक है, नो डाउट दैट इज वन ऑफ द नेसेसरी कंडीशन, वो होना चाहिए, बट होता क्या है कि जब आप इन केसेस को सॉल्व करोगे ना तो इसका आंसर बाय डिफॉल्ट इसमें लाई करता है। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर दिस केस ऑल्सो, कि अगर आपने क्वेश्चन को पहचान लिया कि योर क्वेश्चन बिलोंग्स टू दिस केस, तो आपको सिर्फ इतना ही कंडीशन सॉल्व करना है, आपको डेल्टा को चेक नहीं करना है। नाउ इसी पे बेस्ड कुछ एग्जांपल देखते हैं इसको और समझने के लिए अच्छे से। ओके, सो एक क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दिस केस। द क्वेश्चन सेज फाइंड वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच वन रूट ऑफ द इक्वेशन x square plus 2a plus 1x plus a minus 1 equal to 0 is greater than 1 and other is less than 0। इस केस से मैच करेगा सिंपली, सिर्फ क्वेश्चन को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना, बिकॉज मिस्टेक k1 k2 में अल्फा और बीटा में हो सकता है, सो बी केयरफुल। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो मेरा केस है वो केस 9 से मैच कर रहा था क्वेश्चन, तो इसकी कंडीशन क्या क्या थी। केस 9 को लेके हमने 2 कंडीशन लिखी थी। आई नो कि फाइनली एक ही कंडीशन काम करता, बट स्टिल बिकॉज इट्स अ फर्स्ट एग्जांपल, तो हम लोग चेक करेंगे कि उस कंडीशन का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है। लाइक हमने डेल्टा रिटर्न 0 लिखा तो था, बाद में इसको डिस्कार्ड कर दिया था, बट एक बार चेक करते हैं कि ऐसा क्यों। सेकेंड एंड द ओनली कंडीशन वाज a into f of k1, ये होना चाहिए था नेगेटिव, एट द सेम टाइम a into f of k2, ये भी क्या होना चाहिए था नेगेटिव। नाउ पहले फंक्शन और k1 k2 लिख लेंगे। सो f of x क्या हो जाएगा, यही इक्वेशन x स्क्वायर प्लस ट्वाइस a प्लस 1x प्लस a माइनस 1 ऑब्वियसली नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये हो गया f of x। नाउ k1 k2, बी केयरफुल, आउट ऑफ द 2 नंबर्स हमने खुद कमेंट किया था कि k1 हमेशा छोटा नंबर होना चाहिए अपने पास, सो k1 इज लेस देन k2, तो मैं सिंपल सा बोलूंगा k1 क्या हो गया मेरे पास 0 एंड k2 हो गया अपने पास 1। नाउ कंडीशन यूज करना है, आई नो फाइनल डिपेंडेंसी खाली इस पे है, बट स्टिल बिकॉज फर्स्ट क्वेश्चन तो हम उसको भी चेक करेंगे। सबसे पहली कंडीशन में चेक करने जा रहा हूं डेल्टा ग्रेटर देन 0। इस इक्वेशन का डेल्टा क्या बनेगा 2a प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4ac, a तो हो गया 1, c इज a माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। सिंप्लीफाई करते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस 1 माइनस 4a प्लस 4 ग्रेटर देन 0। 4a से 4a कैंसिल, फाइनली क्या दिखेगा 4a स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 0। अब समझना कि इस केस का इंपॉर्टेंस क्यों नहीं था। पता है यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना है 4a स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन 0, इस एक्सप्रेशन को हम बोलते हैं यूनिवर्सली ट्रू एक्सप्रेशन। आप इसमें a का कुछ भी वैल्यू दो, ये हमेशा इस इक्वेशन को या इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। द रीजन बिहाइंड दैट इज a स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। एक पॉजिटिव वैल्यू या फिर 0 और उसमें आप एक पॉजिटिव वैल्यू ऐड कर रहे हो, मतलब उसमें आप +5 कर रहे हो, तो क्या कभी इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है, नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। दैट मीन्स यहाँ से आई कैन से कि जो अपना a है वो किसको बिलोंग करेगा, रियल नंबर, और इन अदर वर्ड्स आई कैन से a जो है वो किसी भी वैल्यू को बिलोंग कर सकता है फ्रॉम -∞ टू +∞। इसीलिए एक्चुअली इस केस को इंपॉर्टेंस नहीं था, क्योंकि अगर a कोई भी वैल्यू हो सकता है तो इन दोनों आंसर का कॉमन क्या आएगा, यही आंसर, बिकॉज यहाँ तो कोई a पे डिपेंडेंसी है नहीं, a आप जो ले लो चलेगा, बट वी नो
कि जब मल्टीपल कंडीशंस को सॉल्व करते हैं तो हमारा फाइनल आंसर क्या होता है, इंटरसेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी आंसर्स। तो जब मैं सबको क्लब करने जाऊंगा तो इसका इंपॉर्टेंस रहेगा ही नहीं, सिर्फ इस केस का ही इंपॉर्टेंस रहेगा। नाउ इस केस को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सबसे पहले a इंटू एफ ऑफ k1। अच्छा a कितना है, तो a डिनोट्स कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर विच इज 1। तो यहाँ पे सिंपल सा कंडीशन बनेगा, फर्स्ट कंडीशन के f ऑफ 0 जो है वो होना चाहिए लेस देन 0। सेकेंड कंडीशन f ऑफ 1 ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन 0। दोनों केसेस को सॉल्व कर लेते हैं। f ऑफ 0 इस एक्सप्रेशन में x की जगह पे 0 पुट करें तो यहाँ तो आ जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, सिर्फ क्या बचेगा a माइनस 1। तो कंडीशन आएगा a माइनस 1 लेस देन 0, दैट मीन्स a लेस देन 1। a लेस देन 1 का मतलब हुआ a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू 1, माइनस इंफिनिटी से लेके 1 तक कोई भी वैल्यू चलेगा a के लिए। फॉर द सेकंड केस f ऑफ 1, अब f ऑफ x अगर ये था तो f ऑफ 1 का मतलब क्या हो गया, x के बेस पे 1 पुट कर देंगे। सो 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 2a plus 1 times x, that means 2a plus 1 into 1, that is nothing but 2a plus 1 and plus a minus 1 plus a minus 1, this should be less than 0। simplify करते हैं तो 1 से 1 cancel, 2a plus a, this becomes 3a plus 1 less than 0। इसी को अगर मैं अरेंज करूं तो कंडीशन कुछ ऐसा दिखेगा, a is less than minus 1 by 3। नाउ हमने अभी ऑब्जर्व कर लिया कि इस केस का तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं था, मुझे सिर्फ इन दोनों में कॉमन वैल्यूज ऑब्जर्व करनी है या फिर आई कैन से इन दोनों में इंटरसेक्शन ऑब्जर्व करना है। अगेन नंबर लाइन को यूज कर लूंगा। अगर आप डायरेक्टली कंफर्टेबल हो सॉल्व करने में तो आप वैसे भी कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। ठीक है, माइनस इंफिनिटी टू 1, ठीक है, सपोज करो 1 यहाँ पे लाई कर रहा है, दैट मीन्स एक आंसर तो मेरा ये हुआ माइनस इंफिनिटी टू 1। सेकेंड माइनस 1 बाय 3 से छोटा, इसको भी मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, a belongs to minus infinity to minus 1 by 3, सेम वैल्यू, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ उसका रिप्रेजेंटेशन मैंने चेंज किया है। ऑब्वियसली 1 इज ऑन दिस साइड तो माइनस 1 by 3 यहाँ पे होगा एंड इससे छोटा मतलब दैट शुड बी समथिंग लाइक दिस। अब अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो कॉमन लाइन कहाँ दिख रही है, सो कॉमन लाइन दोनों कॉमन जहाँ पे है वो है बेसिकली ये पार्ट और इसके पहले का पार्ट। तो आई कैन से जो मेरा फाइनल आंसर होगा दैट शुड बी दिस वैल्यू, ये होना चाहिए अपना फाइनल आंसर। आई कैन से दिस वन दैट इज a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 by 3। तो इस केस के थ्रू या इस क्वेश्चन के थ्रू हमने इस केस को चेक भी किया। एट द सेम टाइम मैंने आपकी वो कंडीशन प्रूव की कि वाई देयर इज नो डिपेंडेंसी ऑन डेल्टा, डेल्टा कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपने ऑब्जर्व किया कि जब डेल्टा को सॉल्व किया तो आंसर क्या आया था कि a कुड बी एनी रियल नंबर, इसलिए डेल्टा पे डिपेंडेंसी नहीं है। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑल दी केसेस ऑफ लोकेशन ऑफ रूट। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं रैंडमली, जहाँ पे हमको केस को खुद आइडेंटिफाई करना होगा, रिस्पेक्टिव कंडीशन यूज करनी होगी। एक क्वेश्चन मैंने लिया है व्हिच इज फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ a फॉर व्हिच द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 हैज रूट्स बिटवीन 5 एंड 10। ठीक है, केस कौन सा हुआ, सो दोनों रूट k1 से k2 के बीच में लाई करना चाहिए। आई सपोज दिस इज केस नंबर 8, इसके पहले जो हम लोगों ने देखा था, बिकॉज वहां भी सेम कंडीशन थी, बोथ द रूट्स लाइंग बिटवीन k1 एंड k2। नाउ अब सबसे पहले तो मुझे कंडीशंस फॉर्म करनी पड़ेगी। सो यहाँ पे कंडीशंस क्या क्या थी, फर्स्ट कंडीशन था जो सम ऑफ रूट है वो ट्वाइस k2 से छोटा होता था एंड इट इज ग्रेटर देन ट्वाइस k1, दिस वाज द फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा पे कोई कंडीशन नहीं था। सेकेंड कंडीशन वाज ऑन डेल्टा, के डेल्टा जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। थर्ड कंडीशन था f ऑफ k के ऊपर लाइक a इंटू एफ ऑफ k1, ये भी होना चाहिए पॉजिटिव। एट द सेम टाइम a इंटू एफ ऑफ k2, ये भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। सो इन तीन केस को हमको सॉल्व करना है टू गेट द वैल्यूज ऑफ a। नाउ इन केसेस को स्टार्ट करने के पहले हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले f ऑफ x को ऑब्जर्व कर लेंगे। इस क्वेश्चन का f ऑफ x क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 1, ये अपना हो गया f ऑफ x अबाउट k1 एंड k2। सो k1 होता था हमेशा स्मॉलर वैल्यू विच इज 5 एंड k2 क्या हो जाएगा अपने पास 10। नाउ स्टेप बाय स्टेप हर एक केस को सॉल्व करते हैं, हर एक कंडीशन को। फर्स्ट कंडीशन से इज ट्वाइस k1 मतलब कितना हो जाएगा 10, शुड बी लेस देन अल्फा प्लस बीटा।
सम ऑफ रूट्स फॉर दिस एक्सप्रेशन शुड बी माइनस बी अपॉन ए, मतलब ये सिर्फ 2a बचेगा, दैट शुड बी लेस देन ट्वाइस k2, k2 इज 10, सो ये हो जाएगा अपने पास 20, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाई 2, तो क्या बचेगा 5 इज लेस देन a एंड a इज लेस देन 10, मतलब यहां से आंसर मिला कि a जो है अपने पास वो 5 से लेके 10 तक लाई करता है, a is greater than 5, at the same time a is less than 10. Now the second condition was delta should be greater than equal to 0. Delta मतलब क्या हो जाएगा b square, b square is nothing but minus 2a का whole square, which makes the expression as 4a square, minus 4 times a square minus 1 greater than or equal to 0. Simplify कर लेते हैं, so 4a square minus 4a square प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये दोनों को कैंसिल आउट किया तो यहाँ जो बना, इसका एक खास बात है, इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ जो इनइक्वेशन बना है ये इनइक्वेशन में कोई वेरिएबल नहीं है, मैंने आपको बताया था इन केस जब कुछ ऐसा सिंप्लीफाई करने में बने कि इनइक्वेशन दिख रहा है पर उसमें वेरिएबल नहीं है, तो उस केस में वो जो इनइक्वेशन है उसकी दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर इट विल बी अ यूनिवर्सली ट्रू रिलेशन और इट विल बी अ यूनिवर्सली फॉल्स रिलेशन। ये जो रिलेशन मुझे मिल रहा है 4 ग्रेटर देन 0, क्या आई कैन से दिस इज यूनिवर्सली ट्रू रिलेशन। अगर कोई रिलेशन यूनिवर्सली ट्रू बना है मतलब आप a का वैल्यू कुछ भी पुट करो हमेशा ये रिलेशन बनने वाला है, बिकॉज a तो आपस में कैंसिल हो जाएगा एंड दिस रिलेशन होल्ड्स ट्रू। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस के लिए जो a है दैट कुड बी एनी रियल नंबर, जो a होगा दैट कुड बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, कोई भी वैल्यू वो a अचीव कर सकता है, ठीक है। नाउ दिस वाज अबाउट कंडीशन 2। नेक्स्ट इज कंडीशन 3। कंडीशन 3 क्या था, a इंटू एफ ऑफ k1। नाउ आई नो फ्रॉम दिस केस कि a का वैल्यू कितना हो गया, a इज नथिंग बट कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो a इज इक्वल टू 1। सो कंडीशन क्या बनेगा, f ऑफ k1 दैट मींस f ऑफ 5 शुड बी ग्रेटर देन 0, एट द सेम टाइम f ऑफ 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। इस स्टेप बाय स्टेप दोनों को सॉल्व करते हैं। वी हैव द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, f ऑफ x कितना था, x स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर माइनस 1, तो x की प्लेस पे एक बार क्या पुट करेंगे 5, क्या आ जाएगा 25 माइनस 10a प्लस a स्क्वायर माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ दिस a स्क्वायर विल बी एज इट इज माइनस 10a, 25 माइनस 1, दिस बिकम्स 24 ग्रेटर देन 0। फैक्टराइज कर सकते हैं इसको, सो बिल्कुल इसको आई कैन राइट a स्क्वायर माइनस 6a माइनस 4a प्लस 24 greater than 0, which can be factorized as a minus 6 into a minus 4 greater than 0। critical points क्या आएंगे, so इसके critical point रहेंगे 4 and 6। if the critical points are 4 and 6 तो plus minus plus, हमको क्या चाहिए था positive value which is before 4 और after 6, तो यहाँ से a का value मिला that is from minus infinity to 4 union 6 to infinity। This is part of third condition। Now third condition में एक केस और था, f of 10 should be greater than 0। Now we have the value of f of x, f of x is this one, तो x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 10, क्या आ जाएगा 100 minus 2ax, so I can write this part as 20a plus a square minus 1, so plus a square minus 1, this should be greater than 0। सिंप्लीफाई करते हैं इस पार्ट को, सो ये कैसा दिखेगा a स्क्वायर माइनस 20a प्लस 99 ग्रेटर देन 0। अगेन इसको भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं, दिस माइनस 20 कैन बी फैक्टराइज इन 11 एंड 9, सो माइनस 11a माइनस 9a प्लस 99 शुड बी ग्रेटर देन 0, और आई कैन फर्दर फैक्टराइज दिस एक्सप्रेशन इनटू a माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय a माइनस 9 ग्रेटर देन 0। So finally इसके critical points क्या आएंगे 11 and 9। Again I am using number line, so 9 पहले आ जाएगा and then 11 using the same wavy curve technique, so plus minus and plus। हमको कौन सा आंसर देखना था, पॉजिटिव। पॉजिटिव आंसर कहाँ दिख रहा है, बिफोर 9 और आफ्टर 11, so minus infinity to 9 union 11 to infinity। ये होगा अपना केस 3 का सेकेंड पार्ट का आंसर। नाउ we have all the answers। case condition first को solve कर लिया, condition 2, condition 3। now we just need to comment on the final value of a, जिसके लिए हम क्या यूज कर लेंगे, नंबर लाइन, ठीक है। now नंबर लाइन यूज करते हैं,
अच्छा, नंबर लाइन में भी एक चीज का ध्यान रखेंगे, वी डोंट नीड टू प्लॉट दिस कंडीशन नंबर 2, बिकॉज कंडीशन नंबर 2 का मतलब क्या हो गया, ऑल द रियल नंबर, दैट इज नथिंग बट द कंप्लीट नंबर लाइन। सो हमको क्या करना है, हमको सिर्फ केस 1, यू कैन से कंडीशन 1, दिस इज कंडीशन 2, दिस इज कंडीशन 3, इन तीन कंडीशंस को प्लॉट करना है एंड वी नीड टू आइडेंटिफाई कि कॉमन सेक्शन कहां पे आएगा। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कंडीशन, फ्रॉम 5 to 10, 5 to 10 मतलब सपोज यहाँ पे 5 है एंड यहाँ पे 10, सो 5 से लेके 10 तक का वैल्यू, इसको आई कैन डिनोट इन दिस मैनर, फ्रॉम 5 to 10 both the values are excluded. Next is minus infinity to 4 and 6 to infinity. 4 would be before 5, 6 would be after 5, so minus infinity to 4 union 6 to infinity, something like this, okay. And the next part, minus infinity to 9 and 11 to infinity. So 9 and 11 ये 10 के अबाउट में आ जाएंगे, 9 would be up before 11 10 and 11 would be after 10. Now minus infinity to 9, somewhat like this, and 11 to infinity. Now we have plot 3 curves. We need to identify कि कौन सा सेक्शन है जहाँ पे तीनों लाइन साथ में आ रही है। Starting from the left मोस्ट साइड, यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ पे 2 लाइन्स है, नो यूज, यहाँ पे आए तो ओनली सिंगल लाइन, अगेन यहाँ पे 2 लाइन, बट दिस वाज द सेक्शन जहाँ पे 3 लाइन साथ में है। दिस स्टार्टेड फ्रॉम 6 एंड एंड कहाँ पे हो गया, दिस पार्ट एट 9, ठीक है। सो 6 to 9 इज द सेक्शन जहाँ पे अपने पास क्या था, तीनों लाइन साथ में आ रही थी। एज 6 इज नॉट काउंटेड इन दिस पार्ट, तो 6 इंक्लूड नहीं होगा, एंड 9 इज नॉट काउंटेड इन दिस पार्ट, तो इसका अपना आंसर क्या रहेगा, द फाइनल वैल्यू ऑफ ए शुड बी फ्रॉम 6 to 9, so that this question satisfies the given condition. अच्छा, इसी क्वेश्चन को पूछने का एक तरीका और भी हो सकता था। क्वेश्चन में सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए की जगह ये भी बोल सकते थे, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए विच सेटिस्फाइज दिस कंडीशन। तो अब क्या होगा, 6 से लेके 9 तक कितने इंटीजर्स आएंगे, ऑब्वियसली 6 and 9 आर नॉट काउंटेड, तो 7 and 8 ओनली 2 इंटीजर्स, ठीक है। और पूछने का तरीका, मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए, मिनिमम इंटीजर मतलब क्या हो गया, 6 तो काउंटेड नहीं है, 6 से जस्ट बड़ा इंटीजर कौन सा होगा, 7, तो मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू क्या हो सकता है, 7। नेक्स्ट इज मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू, सो मैक्सिमम मतलब क्या, 9 तो अलाउड नहीं था, तो 9 से जस्ट पहले वाला कौन सा हो गया, 8। तो क्वेश्चन को पूछने का तरीका कुछ भी हो सकता है, बट इन ऑल सच केसेस ये मेथड वुड बी अनअफेक्टेड, मेथड आपका सेम रहेगा, इस पे कोई चेंजेस नहीं।